जय हिंद आप सभी को। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और उस टॉपिक का नाम है बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। यह जो आप टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं, इसका उपयोग हमारी संसदीय प्रणाली में विधेयक को विधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर इसको कहें तो किसी भी विधि को इस चार में से, किसी भी बिल को इस चार में से किसी भी एक बहुमत से गुजरना पड़ता है, किसी भी एक बहुमत की अग्नि परीक्षा देनी होती है, तभी वह बिल एक्ट में परिवर्तित होता है। तो आइए हम वन बाय वन चारों प्रकार की जो बहुमत है उसको डिस्कशन करें, उसको समझें, आखिर यह किस कंडीशन की बात करता है और किस किस तरह के कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं तो उसे उस बहुमत की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यहाँ यह है कि हम बहुमत को समझें। आखिर बहुमत होता क्या है? साधारण अर्थों में अगर बहुमत को समझा जाए तो बहुमत का अर्थ होता है कि मैक्सिमम मत पक्ष में हो या मैक्सिमम लोग की सहमति किसी भी विषय के पक्ष में हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर देखें तो मान लीजिए कि किसी विषय पर वोटिंग होनी है और वहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या 100 है, तो इसमें बहुमत कहा जाता है कि इसके आधे से अधिक लोग अगर उस विषय के पक्ष में अपनी सहमति दर्ज करवाते हैं तो वही बहुमत होता है। जैसे कि 100 का हाफ 50 होता है, तो 50 से अधिक मीन्स 51 से लेकर 51 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर अगर सहमति के पक्ष में होता है तो वह बहुमत कहलाता है। तो आई होप आप लोग बहुमत का अर्थ समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं कि हमारे संसदीय प्रणाली में जो 4 प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है, उस बहुमत के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले प्रकार का जो बहुमत है उसे साधारण बहुमत कहा जाता है या सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। नाम से ही यह साधारण है। इसका अर्थ है कि यह बहुत ही लचीला बहुमत होगा। दूसरे प्रकार का जो बहुमत आप देख रहे हैं, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी। नाम में अगर विशेष है तो इसकी कुछ विशेषताएं होगी, यह साधारण से कुछ विशेष होगा। तो हम देखेंगे कि यह जो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी है, उसके क्या क्या कंडीशंस है। किसी भी बिल को अगर विशेष बहुमत से पारित होना है तो उनको किस प्रकार की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तीसरे प्रकार का जो बहुमत है, जिसे पूर्ण बहुमत भी कहा जाता है और फुल मेजॉरिटी भी कहते हैं, साथ साथ इसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के रूप में भी जाना जाता है। पूर्ण बहुमत के कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन पे हम विचार करेंगे और देखेंगे कि किस बिल को पूर्ण बहुमत की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। चौथे प्रकार का जो बहुमत है, जिसे हम तात्कालिक बहुमत कहते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी भी इसको कहा जाता है, साथ ही आप इसे कहते हैं एट देन द मेजॉरिटी। इसके कंडीशंस को हम समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एट देन द मेजॉरिटी तात्कालिक बहुमत किस विधेयक पे लागू होता है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर बहुमत के कंडीशंस क्या है और बहुमत के प्रकार क्या है। तो आइए, जैसा कि पहले प्रकार का बहुमत है, और पहला बहुमत जो है वह सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत
को अगर डिफाइन करें, अगर इसको परिभाषित करें, तो इसमें यह कहा जाता है कि उपस्थित व मतदान का बहुमत होना चाहिए। इसका मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी। कहने में तो यह बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ ग्लिचेज है, कुछ बारीकियां हैं जिस पे हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप साधारण बहुमत को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं साधारण बहुमत के दो कंडीशन। पहला कंडीशन कहता है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक की उपस्थिति। यहां उपस्थिति अंडरलाइन करने की जरूरत है। यह मत की बात नहीं करता है, यह प्रेजेंट की बात करता है, अवेलेबिलिटी की बात करता है, उपस्थिति की बात करता है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी भी बिल को साधारण बहुमत की अग्नि परीक्षा देनी हो तो उसका पहला स्टेप जो है वह है कि उस सदन में या उस सदन के टोटल स्ट्रेंथ, कुल सदस्य जो है उसकी आधे से अधिक लोग पहली तो अपनी उपस्थिति सदन में दर्ज करवाए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी भी सदन के कुल सदस्यों की संख्या 300 है, 300 है, तो उसके आधे से अधिक का मतलब होता है कि उस सदन के कम से कम 151 मेंबरों की, सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अब वह नंबर 151 से लेके 300 तक हो सकता है। पहला कंडीशन यह कहता है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट की मेजोरिटी, उपस्थिति की मेजोरिटी। मतलब लोग जो है मेजोरिटी में, बहुमत में उपस्थित हो सदन में। यहां वोटिंग की बात नहीं हो रही है, उपस्थिति दर्ज करवाने की बात होती है। तो आई होप कि यह जो बारीकियां हैं इसको आप समझ लिए होंगे। दूसरी जो अग्नि परीक्षा साधारण बहुमत में देनी पड़ती है वह अग्नि परीक्षा है उपस्थिति तथा मतदान करने वालों के आधे से अधिक मत पक्ष में हो। आधे से अधिक मत, उपस्थित तथा मतदान करने वालों की, मत की बात हो रही है यहां पे। अब इसको हम देखते हैं, वही 300 स्ट्रेंथ लेते हैं। 300 में आप देखेंगे कि उस दिन 300 में से 200 सदस्य ही सदन में उपस्थित हुए। 300 में से अगर 200 सदन में उपस्थित होता है तो यह पहला कंडीशन जो हमारा था 151 मिनिमम उपस्थिति होनी चाहिए, वह तो फुलफिल हो गया। अब इसमें यह देखना है कि अगर 200 के 200 मेंबर वोटिंग करते हैं तो मिनिमम 101, आधे से अधिक, मिनिमम 101 मत बिल के पक्ष में होना चाहिए। तब यह समझा जाएगा कि वह बिल साधारण बहुमत से उस सदन से पारित हो गया। अब यहाँ पे दूसरी बारीकियां जो 2 में है वह उपस्थित तथा मतदान करने वालों के आधे से अधिक मत पक्ष में हो। मान लेते हैं कि 200 मेंबर तो उपस्थित थे, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन उपस्थित में भी अगर 200 के 200 मतदान नहीं किया हो, मतदान सिर्फ उसमें से 180 लोगों ने ही किया हो, तो हम यहां 180 का आधे से अधिक देखेंगे और 180 का आधा से अधिक 91 मिनिमम होता है। तो 91, 100 में से 91 मत जो है पक्ष में होना चाहिए, तब इसको साधारण बहुमत कहते हैं। आई होप कि साधारण बहुमत की बारीकियों को आप लोग भली भांति समझ लिए होंगे। तो हम चलते हैं अब अपने दूसरे प्रकार के बहुमत पे। और दूसरे प्रकार का जो बहुमत है
वह विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। स्पेशल मेजोरिटी, नाम में स्पेशल है तो इनकी स्पेशल बारीकियों को हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह बारीकियां क्या है, यह अग्नि परीक्षा क्या है जो विशेष बहुमत से कुछ बिल को पास करना पड़ता है, तभी वह बिल विधेयक बन पाता है, वह विधेयक लॉ बन पाता है, एक्ट बन पाता है। तो विशेष बहुमत के दो कंडीशन। पहला कंडीशन, कुल सदस्यों के आधे से अधिक मत पक्ष में होना चाहिए। पहला, यहां पे मत की बात हो रही है, उपस्थिति की बात नहीं हो रही है। पहले कंडीशन में भी मत की ही बात की जा रही है। पहला कंडीशन है कि उस सदन के टोटल मेंबर के आधे से अधिक मत पक्ष में होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल वही लेते हैं 300। मान लेते हैं कि जिस सदन में विशेष बहुमत से किसी भी बिल को पास करना है, किसी भी बिल पे वोटिंग होनी है, तो उस सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक मत पक्ष में पड़ना चाहिए। 300 का आधा से अधिक फिर 151 हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यह अनिवार्य है कि 300 में से 151 मत पक्ष में होना ही चाहिए। यह अनिवार्यता है। पहले इतने मत तो होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 300 का आधे से अधिक 151 मिनिमम मत उस बिल के पक्ष में होना चाहिए। यह मत है, इतने मत होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन यह कहता है कि उपस्थित व मतदान करने वालों के, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 मत भी पक्ष में हो। दो कंडीशन, दोनों मत की बात करते हैं। पहला में आपने देखा कि उस सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक मत उस बिल के पक्ष में हो। दूसरा कंडीशन, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 मत भी पक्ष में हो। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। वही 300 अगर मेंबर उस सदन की है तो पहला कंडीशन फुलफिल किया जाना चाहिए कि 151 मत तो पक्ष में होना ही होना है। अब हम मान लेते हैं कि 300 में से 240 मेंबर ही उस दिन सदन में उपस्थित थे। 240 मेंबर अगर सदन में उपस्थित थे तो यहाँ पे यह देखना है कि 240 में से 240 लोग अगर मतदान किए तो 240 का 2/3 160 और उससे अधिक मतलब कि 161 मिनिमम मत पक्ष में होना चाहिए। इसमें आपने देखा कि अगर ऐसा होता है तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है। 161 मत अगर पक्ष में हो गया तो दूसरा कंडीशन जो मतदान करने वालों का 2/3 मत पक्ष में, वह तो फुलफिल हो ही गया। साथ ही साथ पहला कंडीशन जिसमें 151 वोटों की नितांत आवश्यक था, वह अनिवार्यता थी, वह भी 161 में इन्वॉल्व हो गया, वह भी उसके अंदर में आ गया। इस तरह से उस बिल को समझा जाएगा कि यह विशेष बहुमत से पारित हुआ है। यह विशेष बहुमत इसलिए विशेष बहुमत कहलाता है कि सदन में विशेष बहुमत हासिल करना बहुत ही कठिन होता है, यह बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसको आप देखिए, जब एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया तो आप देखें कि बहुत ही ईजिली समझ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। सदन में विशेष बहुमत से किसी भी बिल को पास करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा में किसी भी बिल को पारित करवाना है, उस लोकसभा में 300 मान लेते हैं कि 300 मेंबर हैं। 300 मेंबर में जिसकी आधे से अधिक बहुमत है उनकी सरकार होगी। मान लेते हैं कि जिस पार्टी की भी सरकार है उस पार्टी की मेजोरिटी तो होगी, सिंपल मेजोरिटी,
151 मेंबर मिनिमम तो उसके होंगे ही, तब तो वह सरकार चला रहा है। 300 में से 151 होना जरूरी है। मान लेते हैं कि 151 में 152 मेंबर 300 में से सरकार के, और सरकार कोई बिल लेके आया है जिस बिल को विशेष बहुमत की अग्नि परीक्षा देनी है, और वह व्हिप जारी करता है कि उनके सभी के सभी मेंबर तो सदन में उपस्थित होंगे। तो यह व्हिप जारी करने से उनके सभी के सभी मेंबर, मान लिया है हमने कि जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, उनके कुल सदस्य 152 है। तो पहला कंडीशन जिसमें 151 मत की जरूरत है वह तो फुलफिल हो जाता है, क्योंकि 152 उनके अपने हैं, तो वो 152 वोट तो उनके पक्ष में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अगर 152 वोट अगर बिल के पक्ष में पड़ गया तो जो 151 मिनिमम क्राइटेरिया था, मिनिमम रिक्वायरमेंट था, वह फुलफिल हो गया। अब दूसरा जो है, जो मतदान करने वालों के 2/3 मत भी पक्ष में होना चाहिए। अब 300 में से 152 ही सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर हैं। इसके अलावा जो बच गए वह तो विपक्षी हैं। सदन में उन्हें भी उपस्थित होने का अधिकार है। मान लेते हैं कि जिस दिन किसी भी बिल को विशेष बहुमत से पास करना है और उस दिन 300 में 300 मेंबर अगर उपस्थित है, तो पहला कंडीशन जो कि 151 मत की जरूरत है वह तो सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी पार्टी से मिल जाता है। लेकिन जो दूसरी बहुमत है जिसमें 300 का 2/3 मतलब कि 200 मत पक्ष में पड़ने चाहिए, यह पाना उस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी सांसदों की संख्या तो सिर्फ 152 है। वह सिर्फ 152 की गारंटी लेता है कि उतना मत उसके पक्ष में पड़ेगा। तो पहला जो कंडीशन है इस अग्नि परीक्षा की वह तो फुलफिल कर लेता है, लेकिन दूसरे कंडीशन में वह विफल हो जाएगा और वह बिल उस सदन से पारित नहीं समझा जाएगा। आई होप इसको आप लोग समझ लिए होंगे। यह मुश्किल हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि 300 में से, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 300 में से मान लेते हैं कि 175 सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर है, 175 सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर है, तो यह बहुत ही इजी है कि पहला कंडीशन जो है वह तो फुलफिल कर ही लिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ 151 मतों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वह मत तो पहला कंडीशन फुलफिल हो जाता है। उस दिन अगर सदन में 300 मेंबर में से कुछ एब्सेंट हो गए और उपस्थित सिर्फ मान लेते हैं कि 240, 300 में से 240 उपस्थित हुए और 240 के 240 वोटिंग किया, तो दूसरी कंडीशन को फुलफिल करने के जो रिक्वायरमेंट है उसमें 240 का 2/3 यानी कि 160 से अधिक 161, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को ऑलरेडी प्राप्त है, क्योंकि मैंने 175 बहुमत लेके 175 मेंबर को लेके चला था। तो 175 वोट तो उनके अपने पक्ष में है, जिसमें दूसरे क्लॉज में जो हमने देखा 240 मेंबर अगर वोटिंग करते हैं तो सिर्फ उन्हें 161 मिनिमम वोटों की रिक्वायरमेंट है, जो कि उनके पार्टी में ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस प्रकार विशेष बहुमत से वह बिल जो है पास हो जाएगा। यह विशेष बहुमत से किसी भी बिल को पारित करवाना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उस दिन सदन में सभी के सभी सदस्य उपस्थित रहें तो उन्हें दूसरे कंडीशन को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उस समय में कुछ पार्टियों से मेल मिलाप करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी। बहुत सारे जो चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि विशेष बहुमत होता क्या है।
अब विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया है वह साधारणतः देखा जाता है कि मैक्सिमम संविधान संशोधन बिल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, अधिकतर विधेयक को इसी स्पेशल मेजॉरिटी और विशेष बहुमत की अग्नि परीक्षा देनी होती है। यहाँ पे एक चीज और है जिनको विशेष बहुमत ही कहा जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी ही कहा जाता है, लेकिन इस स्पेशल मेजॉरिटी में कुछ और कंडीशन होते हैं। वह भी संविधान संशोधन के लिए ही जरूरी होता है। यहीं पे उस चीज को मैं बता देना चाहता हूं कि यह एक प्रकार का बहुमत होता है जिसको कहा जाता है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रकार की मेजॉरिटी होती है जो संविधान संशोधन के लिए ही यूज किया जाता है। उस मेजॉरिटी का नाम होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी विद राज्यों के अनुसमर्थन, विद कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। उसमें राज्यों की भी समर्थन होना अनिवार्य हो जाता है। यह इस प्रकार के बिल होते हैं जिसे संघात्मक ढांचे से संबंध होता है। अगर उस बिल को पारित करवाना है तो पहले उसे सदन के पटल पर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना अनिवार्य है। साथ ही आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों की भी समर्थन प्राप्त करना होगा। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखने की जरूरत है, राज्यों में जब इसकी वोटिंग होगी या राज्य के विधान मंडल में जब उस तरह के बिल को पास किया जाएगा तो वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। राज्य विधान मंडल में यह साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाएगा। लेकिन आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल की सहमति, कंसेंट उस बिल के लिए जरूरी होता है। यह संविधान संशोधन बिल में यूज किया जाता है। संघात्मक परिढांचे, संघात्मक संबंधों से जिस बिल का संबंध होता है उनके लिए इसका विशेष उपयोग होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप नोट कर सकते हैं कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत कौन कौन से विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो जो विशेष बहुमत विद कंसेंट ऑफ 50 more than 50% ऑफ द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, उसमें अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, अगर उसमें कोई संशोधन की जरूरत होती है तो विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के भी अनुमति की जरूरत होती है। दूसरा, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रियाएं, अगर उसमें कोई संशोधन करना हो तो उसमें भी इस तरह की बहुमत की जरूरत होती है। साथ ही संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, साथ साथ अगर राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार करना हो तो वहां भी इस तरह का ही बहुमत उपयोग में लाया जाता है। भाग 5 का अध्याय 4 जो संघ की न्यायपालिका है, अगर उससे संबंधित किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन करने की जरूरत होती है संघ की न्यायपालिका के संबंधित अनुच्छेदों में, तो उसे विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी अनुमति जरूरत होती है। इसी प्रकार भाग 6 के अध्याय 5 जो कि राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है, उसके संशोधन भी इसी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। 7वीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट हो, या तो वह संघ सूची के हो, राज्य सूची के हो, संवर्ती सूची के हो, किसी भी सूची में अगर संशोधन की जरूरत होती है तो उसे भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात शेड्यूल 4 राज्यसभाओं के रिलेटेड किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी उपबंध में अगर संशोधन की जरूरत होती है तो वहां भी इस विशेष प्रकार के बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
अगला, अगर अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है, अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ही किसी संशोधन की जरूरत है तो वहां भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ मोर देन 50% राज्य विधानमंडलों के द्वारा समर्थन प्रस्ताव पारित करना आवश्यक हो जाता है। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोग विशेष बहुमत को विशेष रूप से समझ चुके होंगे। अब जो अगले प्रकार का बहुमत है, जिसे पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फुल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं, इसको देखते हैं यह क्या है। यह पूर्ण बहुमत जो होता है, यह एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो होता है, यह पूर्ववर्ती के जो आप दो तरह के बहुमत देखे हैं उन सब से और कठिन होता है। फुल मेजोरिटी का अर्थ होता है कुल सदस्य संख्या के 2/3, मतलब 2/3 से अधिक मत पक्ष में हो। इसकी एक कंडीशन है कि उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक मत पक्ष में होना अनिवार्य है। यह उपस्थिति और वोटिंग की बात नहीं करता है। यह करता है कि जितने भी वोट हो वह वोट उस सदन के टोटल मेंबर, कुल मेंबर का 2/3 से ज्यादा होना अनिवार्य ही है। इसका अर्थ है कि अगर वही एग्जाम्पल लें कि उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या 300 है तो 300 का 2/3 200। इसका मतलब है कि 200 वोट पक्ष में होना अनिवार्य है। इसमें उपस्थितता, वोटिंग करने वालों की 2/3 मत पक्ष में होने की बात नहीं की गई है। जो भी सदस्य उपस्थित हो उससे लेना देना नहीं है। पहला बात है कि उपस्थित होने के बाद वोटिंग होता है, वह वोटिंग कुल सदस्यों के 2/3 मत से अधिक होना जरूरी है। मतलब कि 300 में 200 से अधिक, मतलब 300 में 2/3 200 से अधिक, 201 से लेके 300 के बीच में मत होना अनिवार्य है। यह पूर्ण बहुमत कहलाता है और यह पूर्ण बहुमत जो है बहुत ही कठिन बहुमत होता है और इसका उपयोग बहुत ही कठिन जगहों पे किया जाता है। आप लोग को विदित होगा कि राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। 61 में राष्ट्रपति पे किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाएगा, प्रक्रिया वहां पे बताया गया है। जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, इसकी बात अनुच्छेद 56 में की गई है, 56 आर्टिकल में किया गया है। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, उन प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 61 में की गई है। और अनुच्छेद 61 में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया में दोनों सदन में वोटिंग करवाया जाता है और वहां पे यही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 मत से अधिक महाभियोग के पक्ष में होना चाहिए, तभी महाभियोग को पारित समझा जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट लगता है वह बहुत ही कठिन होता है। तो आई होप आप लोग फुल मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो भी इनको कहिए, इनको पूर्ण रूपेण समझ लिए होंगे। विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि विशेष बहुमत में कुछ हेरा फेरी करके उपस्थिति को कम दर्ज करवा करके बहुमत हासिल कर लिया जा सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत में ऐसा नहीं किया जा सकता है। उपस्थिति कम दर्ज करवा करके आप पूर्ण बहुमत के मेजॉरिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक ही क्लॉज है कि सदन के कुल मेंबर के 2/3 मत से अधिक मत पक्ष में होना जरूरी है। आई होप इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो अगला हमारा बहुमत के प्रकार हैं,
वह तात्कालिक या तात्कालीन बहुमत की बात करता है, एट देन द मेजोरिटी। इसको इफेक्टिव मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो वह तात्कालीन बहुमत जो है, इफेक्टिव मेजोरिटी जो है, उस मेजोरिटी पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के बिल को इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है और इसके कंडीशंस क्या क्या है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी जो कि तात्कालीन बहुमत है, उस बहुमत में पहला कंडीशन है कि गणपूर्ति होना अनिवार्य है और दूसरा कंडीशन है गणपूर्ति होने के पश्चात उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक मत पक्ष में हो। तो यहां पे दो तरह की बातें आती है। पहले तो गणपूर्ति। अब इस गणपूर्ति को, जिसको कोरम कहते हैं, उस कोरम को भी यही हम लोग समझ लेते हैं कि कोरम आखिर होता क्या है। कोरम की जो परिभाषा है, कहीं कहीं आपको मिलता होगा कि 1/10 या 10% सदस्य उस सदन के अगर उपस्थित हो तो उसे कोरम में कहा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी ग्लिचेज है, थोड़ी सी बारीकियां हैं, उसको आप लोगों को ऐड कर लेना चाहिए। गणपूर्ति का जो सही परिभाषा है, वह परिभाषा कहता है कि गणपूर्ति या कोरम उसको कहते हैं अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% या 10 मेंबर जो भी इसमें से अधिक हो, वह उस सदन का कोरम कहलाता है। अगर नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल के तरफ लेकर मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल, सदन की टोटल संख्या 300 है, 300 का 1/10 30 और 10, इसमें से जो भी अधिक हो वह उस सदन का कोरम कहलाएगा। अब 300 का 1/10 या 10% 30 होता है और एक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 10 होना चाहिए। लेकिन इस दोनों में अधिक क्या है, उस सदन के लिए अधिक 30 है, इसीलिए उस सदन का कोरम 30 कहलाएगा, न कि 10 कहलाएगा। मतलब उस सदन में कोरम गणपूर्ति के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि 30 के 30 मेंबर तो उपस्थित होने ही चाहिए। अब 10 वाले क्लॉज को अगर समझना है तो अगर मान लेते हैं किसी विधानमंडल में कम सदस्य है, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में टोटल सदस्य विधानमंडलों की 70 है। अब 70 में अगर गणपूर्ति को हमें देखना है तो इसको भी इसी फार्मूला पे अगर अप्लाई करेंगे तो 70 का 10% 7 होता है और दूसरा कहता है या 10। तो 7 और 10 में जो अधिक है तो अधिक 10 है, इसीलिए दिल्ली विधानमंडल में अगर गणपूर्ति की कोरम की बात की जाएगी तो वहां 10% वाली बात नहीं होगी, वहां 10 मेंबर को उपस्थित होना जरूरी है, न कि 7 मेंबर। आई होप गणपूर्ति को आप लोग समझ लिए होंगे, कोरम को आप लोग समझ लिए होंगे। अब दूसरा रिक्वायरमेंट जो है वह कहता है कि कोरम के पश्चात जितने भी सदस्य उपस्थित है उसके आधे से अधिक मत उस बिल के पक्ष में होना चाहिए। मान लेते हैं कि सदन में कोरम पूर्ति हो गई है। 300 में से अगर मान लेते हैं कि 10% 30 होता है और 40 मेंबर उस दिन सदन में उपस्थित है, तो 40 मेंबर अगर 300 में से उस सदन में उस दिन उपस्थित है तो पहला जो कंडीशन है गणपूर्ति वह फुलफिल हो गया, क्योंकि 300 में गणपूर्ति 30 होता है और 40 मेंबर उपलब्ध है, 40 मेंबर मौजूद है, इसीलिए गणपूर्ति तो हो गया। साथ में अब 40 का आधा से अधिक मतलब कि 21 मिनिमम मत उस बिल के पक्ष में होना चाहिए, तो इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, तात्कालीन बहुमत कहते हैं, एट देन मेजोरिटी कहते हैं। आई होप इसको आप लोग समझ लिए होंगे।
अब बात आती है कि इस तरह की मेजोरिटी की ज़रूरत किस प्रकार के बिल पे होता है, किस प्रकार के बिल को यह चुटपुटिया अग्नि परीक्षा से पास करना पड़ता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी का रोल आता है। साथ ही लोकसभा के स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी हटाने के लिए तात्कालीन बहुमत का ही प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में, अगर वह बिल राज्यसभा में पास होता है तो उसे वहाँ पे तत्कालीन बहुमत की ज़रूरत होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उसी बिल को राज्यसभा में जब पास करना होता है तो उसे साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। याद रखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित बिल राज्यसभा में तात्कालीन बहुमत से पास किया जाएगा, लेकिन लोकसभा में उसी बिल को साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को लोकसभा में तात्कालिक बहुमत से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो थी यह मेजोरिटी से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे जो 2-3 बहुमत की बात हमने किया, पूर्ण बहुमत की, तात्कालीन बहुमत की, इसमें पद से हटाने वाली बातें जो आ रही थी, जो बिल होंगे उस बिल के पारित होने, उस बिल को प्रस्तावित करने से, इंट्रोड्यूस करने से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाती है। तो इसमें ये याद रखना है कि 14 दिन की पूर्व सूचना इस बिल के लिए ज़रूरत होती है। तो आई होप कि आप लोग चारों प्रकार की मेजॉरिटी को समझ लिए होंगे। चारों प्रकार के जो बहुमत है जो हमारे संसदीय प्रणाली में उपयोग किया जाता है विभिन्न तरह के विधेयक को विधि बनाने के लिए, उसमें जो भी बारीकियां थी उसको आप सही से समझ लिए होंगे। और आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, यथासंभव हम उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, और यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।